जय हिंद। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अभिषेक सर सरस्वती कोचिंग ऑफिशियल में। आज मैं आप लोगों को रीजनिंग के दूसरे पार्ट पर लेकर के चर्चा करूंगा। जो इसका पहला पार्ट बनाया था, इसी के प्रीवियस ईयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों के दूसरे पार्ट पर चर्चा करते हैं। मैं उनको समझाता हूँ, आप इस तरह के क्वेश्चनों को बनाएं और इसे देखें। ठीक है, आइए चलते हैं। चलिए आइए, ये सवाल दे रखा था मैंने आपको घर से करने के लिए। ठीक है, मैंने होमवर्क दे रखा था अपनी फर्स्ट वाली वीडियो में, आप लोगों ने बनाया होगा इसे। और इसका आंसर क्या आता है मैं आपको चेक करवाता हूँ। ठीक है, आइए देखते हैं। 1990 में वर्ष का अगर प्रथम दिन सोमवार है, मैं आपको बता दूं कि ये दो टाइप से बन सकता है। एक तो हम डायरेक्टली क्या कहते हैं बिना किसी फॉर्मूले का यूज करके बनाते हैं, और दूसरा क्या है कि हम अगर लिस्ट जानते हैं, जो आपका कोडिंग वाली लिस्ट है, लीप ईयर जिसमें सेंचुरी ईयर और इन सब की लिस्ट है, वो अगर आपको मालूम है, इनके कोड होते हैं जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, अगर वो याद है आपको तो उससे भी आप बना सकते हैं। लेकिन अभी मैं यहाँ पर आपको ये सवाल जो है क्या कहते हैं बिना मंथ के माध्यम से कोडिंग और उसका पार्ट है उसको छोड़ करके ट्रिक्स बताता हूं कैसे बनेगा। ठीक है, तो 1990 दे रखा है। 1990 का वर्ष का अगर प्रथम दिन आपको दे रखा है, अगर सोमवार है, क्या दे रखा है, सोमवार है। अब एक चीज ध्यान दीजिए, मैं आपको क्या समझाता हूं कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब अब का आपका जनरल ईयर है, सामान्य ईयर है, तो साल का पहला दिन, फर्स्ट दिन, और आपका साल का अंतिम दिन दोनों ही समान होता है, दोनों ही क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, और अगर लीप ईयर है तो उसमें साल का पहला दिन, और जर्नल ईयर लीप ईयर में साल का अंतिम दिन, ये दोनों में एक अंतर आता है, ये एक दिन पलट जाता है। मैं क्या समझाना चाह रहा हूं कि अगर माना ये सोमवार है तो ये भी सोमवार हो जाएगा। ठीक है, अगर ये मंडे है तो ये भी क्या हो जाएगा, मंडे, सेम। और अगर ये मंडे है तो एक दिन बढ़ जाएगा तो ये ट्यूसडे हो जाएगा। तो इस तरह से हम इस तरीके से हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो 1990 में अगर पहली तारीख को अगर सोमवार था, तो हमें पता चल गया कि 1990 में 31 तारीख को भी क्या होगा, सोमवार होगा। तो मैंने कहा 1991 में आपका पहली तारीख को क्या होगा, तो आपने कहा सोमवार सोमवार सेम हो गया लास्ट में 31 दिसंबर तक, तो मैंने कहा एक दिन बढ़ जाएगा, तो सोमवार को बढ़ा करके क्या लिख देंगे, मंगलवार लिख देंगे। ठीक है, अब मंगलवार किया आपने। 1992 में जाने से पहले 1991 के दिसंबर में 31 तारीख को भी मंगलवार होगा, क्योंकि ये जनरल ईयर है, ये भी जनरल ईयर है, और ये भी क्या है, जनरल ईयर है। अब आपने कहा कि सर एक दिन आपका सेम रहेगा, मंगलवार मंगलवार, लेकिन जब आप जैसे 1992 में जाओगे एक दिन बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा, इस तरह से बन जाएगा। अब आप देखो, 92 92 4 से डिवाइडेड हो रहा है, जनरल ईयर है, लीप ईयर है, इसीलिए अब दिन एक बढ़ जाएगा, तो यहां पर आप लिख सकते हैं लीप ईयर है, लीप ईयर है ये। ठीक है, लीप ईयर हो जाएगा। अब देखो 1993 में आपका पहली तारीख को आपका क्या होगा, तो बुधवार, बुधवार एक बढ़ करके 31 दिसंबर को क्या होगा, बृहस्पतिवार। फिर 1993 की पहली तारीख बढ़ करके क्या हो जाएगी, बृहस्पति के बाद शुक्रवार, तो यहां आ जाएगा आपका शुक्रवार, इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, अब 1993 कैसा ईयर है, जनरल ईयर है। अब जनरल ईयर है तो फिर से 31 तारीख क्या होगी, शुक्रवार होगी। और फिर से आगे 1994 में क्या होगा, 1994 की पहली तारीख को क्या होगा, तो आपने कहा कि सर आपका शुक्रवार शुक्रवार सेम, शनिवार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शनिवार हो गया, ये आपका शनिवार हो गया। और आपने कहा कि ये भी जनरल ईयर है। 1995 में गए, सेम ऐसे ही, आपने कहा पहली तारीख को देखते हैं, आपने कहा शनिवार शनिवार, ये आपका रविवार हो गया, क्या हो गया, रविवार हो गया, और ये जनरल ईयर हो गया। ठीक हो गया, तो इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो आपने कहा नेक्स्ट क्या होगा, तो आपने कहा 1996, 1996 में आए, पहली तारीख को देखा हमने, तो हमने कहा रविवार रविवार सेम, और ये हो गया आपका सोमवार, सोमवार आ गया। अब देखो 1996 कैसा ईयर है, लीप ईयर है। अब लीप ईयर में क्या होगा, एक दिन बढ़ जाएगा, सोमवार का क्या हो जाएगा, मंगलवार, और मंगलवार का वहां क्या होगा, बुधवार। तो 1997 में आपका पहली तारीख को कौन सा वार होगा, सोम मंगल बुधवार होगा, क्या होगा, बुधवार, ऐसे लिख दिया आपने बुधवार। तो आपने कह दिया जनरल ईयर आ गया फिर से। अब 1998 को अगर देखता हूं, तो आपने कहा पहली तारीख, तो सीधी सी बात है बुधवार है, तो बुधवार के बाद आपका क्या होगा, जनरल ईयर है, सेम होगा, बुधवार बुधवार। तो अगला क्या बनेगा आपका, गुरुवार या बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार बन जाएगा। और जैसे ही बृहस्पतिवार बनेगा तो इसका आंसर मिल गया आपको, क्या आंसर आया, बृहस्पतिवार, गुरुवार। तो जिन लोगों का बृहस्पतिवार आंसर निकला है उन लोगों का सही जवाब है। ठीक है, तो अभी इस तरीके को लेकर के मैंने आपको समझा दिया, इसको आप समझें, और बिना क्या कहते हैं, हमने कैलेंडर का जो टेबल है उसको याद किए बिना जनरली तरीके से हमने इसको निकालने का काम किया। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि निम्न में से कौन सा आरेख बैगन भोजन सब्जी का सही ढंग से प्रदर्शित करता है। देखो ये जो बैन आरेख का सवाल है इसमें आपको थोड़ा सा समझ विकसित होनी चाहिए और आपको ये पता होना चाहिए कि किस प्रकार से ये संबंध निरूपित कर रहा है। अब जैसे मैं आपसे कहूं कि सब्जी, सब्जी अगर मैं बात करूं तो सब्जी है, आपका भोजन है और आपका बैगन है। तो मैंने कहा भोजन है तो भोजन के अंदर सभी प्रकार की सब्जी आ सकती हैं और सब्जी के अंदर क्या आ जाएगा, आपका बैगन आ जाएगा। तो इस तरह से अगर मैं चार्ट के माध्यम से अगर बात करूं तो एक दूसरे के अंदर ये चीजें होंगी, अर्थात भोजन के अंतर्गत सभी सब्जी आ जाएंगी और सभी सब्जी के अंदर क्या आ जाएगा, बैगन आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो इसका आंसर बन रहा है वो कौन सा बन जाएगा, बी वाला बन जाएगा, भोजन सब्जी और बैगन। ठीक है, डायरेक्टली निकल सकता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या कहते हैं, यदि हम प्लस को माइनस के साथ और डिवाइडेड को इनटू के साथ आपस में बदल दें तो निम्न समीकरण का मान क्या होगा। तो इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़ करके उसको समझ लें और देख लें, सेम वही तरीका है, आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। जैसे मैंने आपको कहा 39 इंटू आपका दे रखा है 3 और प्लस 10 माइनस 13 डिवाइडेड बाई 2। अब आपको क्या कह रहा है, प्लस को माइनस कर देंगे, तो प्लस को आपने माइनस कर दिया, ठीक हो गया, और डिवाइडेड को इनटू कर दिया। अब बात क्या आती है कि आपने इसको लिख भी दिया, 3 लिख दिया, यहां 10 लिख दिया, और यहां पर आपने 13 लिख दिया और यहां पर 2 लिख दिया। क्या ये प्लस को माइनस कह रहा है, तो क्या माइनस को प्लस कह रहा है या नहीं कह रहा है, ये चीज समझने में थोड़ा सा बच्चे को डाउट हो जाता है और बच्चा हो सकता है कि वो इंटू को इंटू रख दे, माइनस को माइनस। तो आप समझेंगे कि जब कभी इस प्रकार का समीकरण आए कि प्लस को माइनस कहता है और आपका डिवाइडेड को इनटू कहता है, तो ऐसे सवालों में आपको यह ध्यान में रखना है कि आपका दोनों चीजें चेंज होंगी। जैसे प्लस को माइनस कहता है तो माइनस को क्या कह देगा, प्लस कह देगा, और जैसे डिवाइडेड को इनटू कहता है, इनटू को क्या कहेगा, डिवाइडेड कहेगा, और आपने ये मान रख दिया। अब ये वाली सीरीज आपकी कट हो गई, इस सीरीज को लेकर के करना है। बी बॉर्ड मास का नियम लग जाएगा, आपको मालूम है बी बॉर्ड मास का नियम। तो बी बॉर्ड मास का नियम क्या है, बेनिकुलम, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन। इसको लगा देंगे, इसको लगाने के बाद इसमें मान रख देंगे और हल करेंगे। तो इसके आधार पर ही हम सीरीज को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, डिवाइडेड को 3 से काटेंगे, तो 3 एकम 3, 3 3 9, ये कट गया। आपने कहा फिर क्या करेंगे, इनटू को, जल्दीबाजी में किसी को घटाएंगे नहीं, एक एक स्टेप करके करें। 13 दूनी 26, ये हो गया आपका, ठीक है। तो आपने कहा 6 3 9 और 2 और 1 3 और माइनस का 10 आपने घटा दिया, तो ये हो गया आपका 10 घट करके 29। तो इस प्रकार से कौन सा आंसर आ रहा है, सी वाला। तो ये सवाल सिंपल है, लेकिन नियम के आधार पर चला जाए तो इनका आंसर जल्दी निकल जाता है, नहीं तो ये सवाल ही सिंपल सवाल आपका टाइम ज्यादा ले लेगा और आंसर भी गलत हो सकता है। संभल करके अच्छे से करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में विषम संख्या स्थानों पर दिखाई देने वाली सभी अक्षर को हटा दिए जाएं। जो कह रहा है उसको पहले कर लो फॉलो। अंग्रेजी वर्णमाला, अब आपको अंग्रेजी वर्णमाला क्या है, उसका प्रथम अर्धांश कैसे लिखते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, ये प्रथम अर्धांश हो गया। द्वितीय क्या हो गया, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। अब आप इसमें नंबरिंग भी कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13, ये हो गया आपका 14, ये हो गया 15, ये हो गया 16 17 18 19 20 21 22, ये आ गया 23, ये आ गया 24, ये आ गया 25 और ये आ गया 26। इस तरह से आपने इसको टेबल को मेंटेन कर लिया। जैसे आपने टेबल मेंटेन किया, फिर क्या कह रहा है कि विषम स्थानों पर दिखाई देने वाली सभी अक्षरों को हटा दो। विषम स्थान, विषम स्थान क्या कहलाते हैं, वो संख्याएं जो 2 से डिवाइड नहीं होती है, विषम कहलाती हैं, उनको हटा दो, अर्थात ये वाले को हटा दो। ठीक है, विषम स्थानों को हटा दिया जाए, ऐसे सभी को। तो नई वर्णमाला श्रृंखला में 90वें स्थान पर क्या होगा, आप सम वाले को गिन दो। जैसे माना आप इसे क्या करोगे, 1, इसे कहोगे 2, इसे कहोगे 3, इसे 4, इसे 5, इसे 6, इसे 7, इसे 8 और इसे 9। तो कह रहा है कि नई वर्णमाला की श्रृंखला में 9वां के स्थान किसका होगा, तो आप कहोगे आर। तो इसका आंसर आ जाएगा अक्षर आर। इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, सिंपल है, समझ करके मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। जैसे आपसे बोल रखा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जिसे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। अब इसे कैसे मैनेज करेंगे, आपको इसे ध्यान से समझना है कि किस तरह से डिजाइन होगा कि आपका प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर वो आंसर आ जाए। ज्यादातर क्या है, जहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह है वहीं पर हम जिग-जैग करते हैं। ठीक है, तो हम सीरीज को ऐसे ऐसे ही मैनेज करने का प्रयास करते हैं। तो आपने क्या देखा, 6 4 और 3 7 हो गया, 7 में से 1 चला गया, कितना आ गया 6, तो ये बन गया 3 धन 4 माइनस 1 बराबर 6। इसी प्रकार से 7 और 8, 7 8 9, 9 में से 8 चला गया 1, तो ये भी फॉलो कर रहा है, ये भी फॉलो कर रहा है। तो इसी प्रकार से 6 और 5 क्या हो जाएगा 11 और माइनस का 9, 11 में से आपका 9 चला जाएगा
तो 10 और 11 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो 6 5 11, 11 में से 9 जाएगा कितना, 2 आ जाएगा। तो 2 के हिसाब से आंसर कौन सा आ जाएगा, डी वाला इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह से मैं, चलिए, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी तो उसके वजह से ये क्वेश्चन में आवाज़ बाधित हो गई थी, तो मैं दोबारा से इसमें आपको एक बार समझा देता हूँ, तो ये उसी के आगे वीडियो जुड़ जाएगी आपका। जो 14 क्वेश्चन हो चुके थे, 14 क्वेश्चन, उसके बाद। ठीक है, 15वां क्वेश्चन है, एक परिवार में पति पत्नी एक पुत्र और एक पुत्री है, पिता की आयु पुत्री की आयु का 3 गुना है। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो इसमें जो आपका पुत्री से 3 गुना है तो आप पिता की उम्र को निकाल लेंगे। पुत्री की उम्र को मान लेंगे एक्स, पुत्री की उम्र को मान लेंगे एक्स, पुत्री की उम्र एक्स हो जाएगी। तो पिता की जो आयु है, वो पिता की आयु कितनी होगी, या पिता की आयु बोल ले या उम्र बोल ले, वो कितना होगी। तो पिता की उम्र हो जाएगी आपका पिता की आयु की 3 गुना, तो ये हो जाएगा आपका 3x हो जाएगा। ठीक है, ऐसा हो गया। फिर क्या दे रखा है, पुत्र की आयु अपनी माता की आयु से आधी है। एक कंडीशन कह रहा है कि जो पुत्र की आयु है वह अपनी माता की आयु की आधी है। ठीक हो गया। अब कह रहा है पत्नी अपने पति से, अर्थात जो उसकी पत्नी है, जो उस पुत्र की माता होगी, उसके बारे में बात कर रहा है। पत्नी अपने पति की आयु से 9 वर्ष छोटी है। पत्नी पत्नी की आयु क्या होगी भाई, तो अपनी माता की आयु से, क्या कहते हैं, पत्नी अपने पति की आयु से 9 वर्ष छोटी है, तो ये पिता की आयु हो गई आपका 3x, तो उससे 9 वर्ष क्या है, छोटी है, तो ये पति पत्नी है। ठीक है, इसके बाद कह रहा है तथा पुत्र पुत्री से 3 वर्ष बड़ा है, तथा पुत्र की आयु क्या हो जाएगी, पुत्र की आयु जो है वह पुत्री से 7 वर्ष बड़ा है, तो x प्लस क्या हो जाएगा, 7। तो जो दिया गया है पहले उसको आप मेंशन कर लें, देख लें। अब इसमें हमें बताना है कि माता की आयु क्या होगी, माता की आयु निकालनी है, तो हम इसको फॉलो कर लेते हैं, इसी फिगर को देखते हुए मेंटेन करते हैं। आइए अब सवाल हल करते हैं। ठीक है, ये तो दिया हुआ पार्ट था, अब सवाल हल करते हैं। पुत्र की आयु कितना हो जाएगी, x प्लस 7। माता की आयु क्या आएगी, जो पत्नी की उम्र है, पत्नी की आयु है, वही क्या कहते हैं, माता की आयु होगी, तो आप कहेंगे 3x माइनस 9 अपॉन कितना हो जाएगा, 2। तो आप हो जाएगा 2x प्लस 7 इजकल टू 3x माइनस का 9। तो ये हो गया आपका 2x प्लस 14 बराबर 3x माइनस का 9। अब इसमें आप इसको इधर ले लेंगे, इसको इधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा 14 प्लस 9 बराबर x हो जाएगा। ठीक है, ये 3x में से 2x अगर चला जाएगा तो x बचेगा, तो इस तरह से x बराबर आ जाएगा आपका 23। ठीक है, 23 आ जाएगा, 9 और 4 13 और 1 1 2। जैसे 23 आ जाएगा तो आपसे क्या पूछा है, बताइए कि माता की आयु क्या होगा, इसलिए माता की आयु मैं ऊपर कर दे रहा हूं, माता की आयु बराबर क्या आ जाएगा, तो आप कहेंगे 3x माइनस का 9, 3 इंटू एक्स की जगह पर 23 माइनस का 9, 3 तिया 9, 3 दूनी 6 माइनस का 9 बराबर आ जाएगा 60 वर्ष। तो इस तरह से इसका आंसर होगा आपका 60 वर्ष। तो ऐसे बन जाएगा। ठीक है, ये सवाल तो अच्छा सवाल है, इंपोर्टेंट सवाल है, परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, जो आयु से संबंधित सवालों का भाग है, तो आप इसे देख करके मैनेज करने का काम करेंगे। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल कह रहा है आपसे, अंग्रेजी शब्दकोश में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर आता है। पहले शब्दकोश को समझ लीजिए, शब्दकोश हिंदी का शब्द है, अंग्रेजी में इसी को डिक्शनरी बोलते हैं। ठीक है, और आप सब जानते हो कि डिक्शनरी जो काम करती है अल्फाबेट्स के आधार पर करती है, ABCDEFGHIJKL, इस तरह से अल्फाबेट्स होते हैं ना, तो उसके आधार पर काम करेगी। तो आपसे डायरेक्टली पूछा है तीसरा स्थान, मैं इसको ऑप्शन की मदद से जल्दी से बनाना सिखवाता हूं। तो ऑप्शन में क्या कह रहा है, तीसरा शब्द। अब देखो NA यहां पर फोकस करो, तो ये तो पहला और दूसरे शब्द के रूप में हो जाएगा। अब हमें तीसरा पकड़ना है, तो आपने कहा कि सर तीसरा NOT है, NOT है, अब दोनों यहां पर आ गया। अब मुझे बताइए पहले I आता है या O आता है, तो आपने कहा कि ये दोनों तो सेम आया, NOT NOT। तो आपने कहा जब सेम है तो अब क्या आता है, I आता है या O, तो ABCDEFGHI, तो आपने कहा I पहले आता है, तो I ही कौन सा शब्द होगा, तीसरा शब्द होगा। इस तरह से जल्दी से आप इसे मेंटेन कर सकते हैं। तो अल्फाबेट्स को देखने की एक प्रक्रिया है, उसके आधार पर ये बनता है। तो NOT सेम है, तो ये तीसरा आएगा, ये चौथा आ जाएगा। अब इनमें से अगर पकड़ना हो तो NAT आई पहले आता है तो आई को ले लेंगे, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा, ऐसे मैनेज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपसे बोल रहा है कि नीचे दिए गए अक्षरों में सही जल का छवि चयन कीजिए। तो जल की छवि चयन क्या होती है, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर। तो आपको भी ऊपर का नीचे, नीचे के ऊपर के भाव के आधार पर चीजें करनी है। तो अब देखो मदर है शब्द, तो इसको अगर मैं ऊपर का नीचे करूंगा तो क्या लिखूंगा, डायरेक्टली यहां पर देखते हैं, तो इस तरह से हो जाएगा। ये O तो ऐसा ही रहेगा, T क्या रहेगा, उल्टा हो जाएगा, अप एंड डाउन। ये H ऐसा ही रहेगा, E भी आपको ऐसा ही दिखेगा, R उल्टा हो जाएगा। ठीक है, L जो है वो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, A जो है वो भी उल्टा हो जाएगा, एन जो है वो भी उल्टा हो जाएगा, और डी जो है वो भी ऐसा हो जाएगा। तो इस तरह से आपका कौन सा ऑप्शन बन रहा है, ध्यान दीजिएगा।
तो ऑप्शन बनता हुआ आपका सी दिखाई दे रहा है, इसका सी आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो ऊपर का नीचे आप सब जानते हो, जल प्रतिबिंब अप एंड डाउन, और जो क्या कहते हैं आपका दर्पण प्रतिबिंब मिरर इमेज होती है, उसमें लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट होता है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें आपका नेक्स्ट बोल रखा है, अच्छा ये कह रहा है उत्तर आकृति में किसी घन को प्रश्न आकृति के खुले हुए घन के आधार पर नहीं बनाया जा सकता। तो इसमें आप सब जानते हो पासा का जो रूल होता है वही लगता है, हमेशा ध्यान दीजिएगा। ये चीज इस चीज के साथ कभी नहीं दिखेगी, क्योंकि पासा की जो है 3 सतह दिखाई देती है, जैसे 1 2 3 सरफेस दिखाई देते हैं, तो 2 सरफेस जो है वो एक जैसे नहीं आते हैं। तो इसीलिए ये सरफेस और ये सरफेस दोनों एक साथ नहीं दिखाई देंगे, ये विपरीत होंगे, ये एक दूसरे के क्या होंगे, विपरीत। तो विपरीत सतह नहीं दिखाई देगी, अगर ये दिखेगी तो ये नहीं, ये दिखेगी तो ये नहीं, इसका सही है। इसी प्रकार से ये इसके विपरीत जाएगा और ये वाला हिस्सा इसके विपरीत। अब देखिए, अब देखते हैं आंसर क्या होगा। जैसे आपने क्रॉस का, तो क्रॉस है तो आपको ये नहीं दिखना चाहिए, नहीं दिख रहा है। अब जीरो है तो ये नहीं दिखना चाहिए, नहीं दिख रहा है। तो ये दिख रहा है आपका, इस तरह से दिख रहा है, ऊपर लाइन कर दी है, तो आपका ये नहीं दिखना चाहिए, तो इसलिए ये चीज जो है आपका सही बनी हुई है। अब बी ऑप्शन को देखो, ये है तो आपने कहा ये नहीं दिखना चाहिए, नहीं दिख रहा है। आपने कहा क्रॉस है तो वो नहीं दिखना चाहिए, नहीं दिख रहा है। ये दिख रहा है तो वो नहीं दिखना चाहिए, ये भी आपका सही आ रहा है। ठीक है, आपको गलत बताना है, कौन सा नहीं बनेगा वो बताना है। 2 बन गए। तीसरा देख लीजिए, क्रॉस दिया है तो आपने कहा कि सर क्रॉस दिया है तो ये नहीं दिखना चाहिए, तो आपका नहीं दिख रहा है। ये दिया है, ये दिया है, तो आपका ये नहीं दिखना चाहिए, नहीं दिख रहा है। ये है तो ये नहीं, ये भी आपका सही बनता हुआ दिखाई दे रहा है। डी ऑप्शन पर फोकस करो। आपने कहा ये दिखाई दे रहा है, तो आपने कहा ये दिखाई दे रहा है। देखो ये भी दिखाई दे रहा है, ये भी दिखाई दे रहा है, दोनों दिखाई दे रहे हैं, इसीलिए ये क्या हो गया, गलत हो गया, और यही आपका सही उत्तर माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो कह रहा है प्रश्न आकृति में खुले हुए घन के आधार पर नहीं बनाया जा सकता है, तो वो आ जाएगा डी वाला, नहीं बनाया जा सकता है। नेक्स्ट 20वां क्वेश्चन कह रहा है, ये आपका सेलुलिज्म का क्वेश्चन है, सेलुलिज्म के अंतर्गत शामिल है। ये कह रहा है नीचे दिए गए कथनों और निष्कर्षों पर विचार करें और ये ज्ञात करें कि कौन सा से निष्कर्ष दिए गए कथनों का तर्कपूर्ण रूप से अनुसरण करता है। तो ये कह रहा है सभी महिलाएं फूल हैं, तो आपसे जैसा बोला वैसा कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे समझते हुए कर लेते हैं। सभी आपका जो महिलाएं हैं वो फूल हैं, सभी आपका जो महिलाएं हैं, जो महिलाएं हैं वो आपको दे रखा है फूल हैं, क्या है, फूल हैं। और फिर इसके बाद कहता है सभी फूल तोते हैं, सभी फूल क्या है, आपका तोते हैं। अब ये दे रखा है एक नियम है कि जब कभी केंद्र से आपका सेंटर से आप बाहर की ओर जाएंगे तो वो सब और क्या कहते हैं, ऑल कहलाएगा, क्या कहलाएगा, ऑल। और जब कभी बाहर से अंदर की ओर आएंगे तो वो चीज कहलाएगी सम। तो ये चीज का ध्यान देंगे। ठीक है, तो अब कंडीशन क्या है, जो आपने कथन पढ़ा उसको निष्कर्ष में देखिए, कंक्लूजन में देखिए। कंक्लूजन में क्या कह रहा है, सभी महिलाएं तोते हैं। अब ये देखो, सभी महिलाएं तोते हैं, सभी महिलाएं क्या है, तोते हैं। तो आपने कहा सेंटर से मैं बाहर की तरफ जा रहा हूं, इसीलिए ये ऑल को इंडिकेट करेगा, सभी महिलाएं तोते हैं। तो ये आपका पहला वाला आपका इंडिकेट करते हुए कह रहा है कि सभी महिलाएं क्या हैं, तोते हैं, सभी तोते महिलाएं हैं। अब आपसे कह रहा है कि बाहर से अंदर की तरफ आए, जब बाहर से अंदर की तरफ आएंगे तो क्या होता है, सम, इसीलिए ये इसको फॉलो नहीं कर रहा है। समझे आप लोग। तो मैंने कहा कि सभी महिलाएं तोते हैं, तो आपने कहा बाहर से अंदर से बाहर की तरफ जा रहे हैं, ऑल को इंडिकेट कर रहा है, तभी सही है। इसके बाद कह रहा है सभी तोते महिलाएं हैं, आप बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं, इसीलिए सम आना चाहिए, लेकिन आ क्या रहा है, सभी आ रहा है, तो ये भी फोकस नहीं कर रहा है, तो केवल एक निष्कर्ष आ रहा है, तो आप कह देंगे केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। ठीक है, तो इसको ये आ जाएगा समझ में। नेक्स्ट करेंगे, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, कोई भी देश इन दिनों पूरी तरह आत्मनिर्भर नहीं है। एक कथन बोल रखा है कि कोई भी देश जो है इन दिनों आत्मनिर्भर नहीं है। अब पहली कंडीशन क्या दे रहा है कि इस कारण से, निष्कर्ष क्या निकलता है, सामान्य रूप से देशवासी आलसी हो गए। सामान्य रूप से देशवासी आलसी हो गए, इसलिए कोई भी देश इन दिनों पूरी तरह आत्मनिर्भर नहीं है। अगर मैं लाइन को पढ़ता हूं तो इस तरह का भाव मुझे बनता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर मैं आपको समझाने का प्रयास करूं कि इसका भाव इसके साथ कहीं से कहीं तक नहीं मिल रहा है, सभी देशवासी आलसी हो गए इसीलिए देश क्या हो गया है, आत्मनिर्भर नहीं है, ये कहीं से कहीं तक बात निरूपित नहीं हो रही है। दूसरा पढ़िए, वह सब कुछ पैदा और उत्पादित करना असंभव है जिसकी एक देश को जरूरत होती है। तो ये जो सेकंड पॉइंट दे रखा है बिल्कुल सही दे रखा है कि एक देश में हर चीज पैदा करना क्या है, असंभव है, और जिसकी एक देश को क्या है, जरूरत है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि वह सब कुछ पैदा और उत्पादित करना असंभव है जिसकी एक देश को जरूरत होती है, इसीलिए कोई भी देश इन दिनों पूरी तरह आत्मनिर्भर नहीं है। और आप सब जानते हो विश्व के तमाम देश आपस में इसी तरह से आर्थिक स्थितियों को मजबूत करने के लिए, संसाधनों को पूरा करने के लिए आपस में इकट्ठा रहते हैं, मजबूत रहते हैं और आपस में व्यापारिक स्थिति के माध्यम से जुड़े रहते हैं। तो इसका आशय यही है। दूसरा वाला जो पॉइंट है वो आपका बिल्कुल सही है, तो दूसरा ही कथन अनुसरण करता हुआ दिखाई दे रहा है, इसीलिए फॉलो करेगा सेकंड वाला, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने आपको कुछ प्रीवियस ईयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के समझाने का प्रयास किया जो आगामी परीक्षाएं हैं
उनसे संबंधित चीज़ों को लेकर के बताया। आप इसे देखें, समझें। हमारी अगली जो वीडियो इसमें आने वाली है वो आपका उत्तराखंड एसआई के सिलेबस के अनुसार मैथ को इंडिकेट करते हुए होगी, और उत्तराखंड सिलेबस को लेकर के हम लोग चलते हुए दिखाई देंगे। और साथ ही साथ में मेरा ये मानना है कि मैथ जो सब्जेक्ट है उसमें अगर हम पढ़ रहे हैं तो उसमें वो जो क्वेश्चंस हैं जो आपको पढ़ाया जाएगा तो वो केवल पर्टिकुलर एक सिलेबस को इंडिकेट नहीं करता है। वो जहां जहां पर भी उस टाइप से जो भी से प्रश्न आने वाले हैं या जब भी सिलेबस उसका वही निरूपित होगा तो वैसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो हर विद्यार्थी उसको देख सकता है, समझ सकता है और मजबूत बन सकता है। तो हमसे अगर ये हमारी व्यवस्थाएं और ये चीज़ें आपको सही लग रही हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमसे जुड़ें और इसको सब्सक्राइब करें, और जो भी आपके प्रश्न है उसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो जल्दी से हम अगली वीडियो के साथ आपके साथ मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।